नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से, और हाल ही में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें मैंने अभी लगातार 2 वीडियो आपको 2 दिनों के अंदर में प्रोवाइड किए हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहाँ से जो विगत वर्षों में आए प्रश्न थे वो हमने देखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पर एमसीक्यूज़। इसमें आपको कुछ प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए मिलेंगे और कुछ प्रश्न जो है वो आपको हमारी वस्तुनिष्ठ किताब जो है, जो आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे प्रश्न मिलेंगे। आज की जो हमारा चर्चा होगी वो उसका आधार है हमारी किताब कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ परिचय। ठीक है, तो ये कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वो भी हमारा कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 11th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आपको टॉपिक वार पूरा A to Z जो प्रश्न है आपको दिया गया है। इसमें विगत वर्षों के प्रश्न भी समाहित हैं और आने वाले आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, वो भी आपको दिए गए हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए सारे टॉपिक ये कवर करता है और विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी पूरी व्याख्या आपको उस किताब में मिलने वाली है। ठीक है, तो यही हमारा आधार है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो मुख्य किताब है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय 11th एडिशन के साथ ये भी मार्केट में आपको उपलब्ध है। आप ये किताब भी परचेस करें, ये भी आपके छात्रावास अधीक्षक के सारे जो सिलेबस है, कोर्स है, उसको ये पूरा करेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर में जो व्याख्या लिखी हुई है बहुत ही सरल शब्दों में लिखी हुई है। कोई भी संकाय का विद्यार्थी से पढ़ेगा तो समझ जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए इस बुक की पूरी व्याख्या करता हुआ हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है जो मैंने स्वयं प्रोवाइड किया हुआ है हमारे चैनल पे। आप चाहें तो वो कोर्स परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम प्राइस पर वो मिल रहा है। अभी छात्रावास अधीक्षक के लिए हमने उसका जो प्राइस है आप लोगों के लिए बहुत ही कम कर दिया है, तो बहुत ही कम प्राइस में वो आपको मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं जो क्लास हम यहाँ पर जो चल रहा है उसका जो PDF है, उसका जो PDF है वो आपको हमारे डिजिटल एप्लीकेशन जो चैनल है हमारा, जो एप्लीकेशन है उसमें YouTube का पूरा नोट्स मिल जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास में अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके जो PDF हैं ये आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? हमारे YouTube चैनल पर आप जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आपको वहाँ पर ये सारे PDFs मिल जाएंगे। तो क्लास देखिए और खुद से PDF में बाद में सॉल्व करिए। मैं प्लेन PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि जो क्लास देखने के बाद आप क्या कर सके, स्वयं से पढ़ के टिक कर सकें। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द सुनते साथ दिमाग में क्या आना चाहिए। हम जानते हैं विंडोज, एंड्रॉइड, ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं यही है हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों पड़ती है इसकी आवश्यकता? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को जब हम खरीद कर लेकर आते हैं ना जी, तो कंप्यूटर एक डब्बा होता है, इस पर कोई भी मतलब ये कार्य करने के लिए सक्षम ही नहीं होता। अगर कंप्यूटर से हमें कार्य कराना है तो इसमें हमें क्या चीज डालना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, इसमें हमें डालना पड़ेगा क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के द्वारा उसके बेसिक कार्य, मतलब कि कंप्यूटर का चालू होना, कंप्यूटर में फाइल स्क्रीन पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डेटा को इनपुट करना है, डेटा को आउटपुट प्राप्त करना है, डेटा को स्टोर करना है। तो सारे बेसिक काम जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक है वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम घर में कंप्यूटर को खरीद के लाते हैं, कंप्यूटर डिब्बा होता है, कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, पर इसमें फिर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हैं? सामान्य तौर पर हम लोग डालते हैं विंडोज। जैसे ये विंडोज डालते हैं उसके बाद हमें स्क्रीन पर ऐसे आइकन्स दिखाई देने लग जाते हैं और माउस के माध्यम से और कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के आंतरिक और बाह्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, उसके सभी कार्यों को संचालित करने के लिए आवश्यक है, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं नाम लेता हूं, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, सिम्बियन, आपका है मीगो, iOS, एंड्रॉइड OS, बोडा OS। तो ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर में कार्य करना है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो उसमें डालना पड़ेगा वो है क्या? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह,
हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है, एक तथा दो दोनों, केवल एक केवल दो, ना तो एक ना तो दो। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पहला लिखा है हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सेट ऑफ क्या है आपका प्रोग्राम्स है, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम काम कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं। अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज नहीं है, तो विंडोज नहीं है तो हम स्क्रीन पे हमें आइकन्स दिखाई कैसे देंगे, ठीक है, हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो वो हार्डवेयर मतलब कि डिस्प्ले जो दिख रहा है हमको, उसको कौन इंस्ट्रक्ट किया हमको दिखाने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर ही तो इंस्ट्रक्ट किया ना। तो पहला तो हमारा सही हो जाता है, हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है, तो ये भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक तथा दो, दोनों हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है और हार्डवेयर के साथ यूजर्स का इंटरेक्शन कराता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ए और बी दोनों, मालवेयर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है। तो ये तो हमने देख लिया कौन करता है, अभी बताया मैंने आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है आंतरिक और बाह्य कार्यों का नियंत्रण। फिर और यह हार्डवेयर के साथ यूजर का इंटरेक्शन कराता है। कहने का ये मतलब हार्डवेयर के साथ यूजर का इंटरेक्शन, ये मॉनिटर है जी, ये मॉनिटर है, ये क्या है, एक हमारा ये हार्डवेयर है, ठीक है। अगर ये मॉनिटर में कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक रहेगा, तो मैं यूजर हूं, मैं क्या कर लूंगा इसके साथ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यूजर के साथ इंटरेक्शन करने का मतलब, अगर मुझे यहां पर आइकन्स दिखाई देंगे तब तो मैं डबल क्लिक करूंगा उसको, तभी तो मैं इसके साथ इंटरेक्शन कर पाऊंगा। तब यहां पर आप समझिएगा कि यूजर से इंटरेक्शन की बात करना मतलब ये होता है कि हार्डवेयर के साथ यूजर का इंटरेक्शन, ये हार्डवेयर है और ये यूजर है, हम यूजर हैं, तो ये इंटरेक्शन हमारा कौन करा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। परंतु यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोनों उत्तर हो जाएंगे हमारे, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन, अब जैसे कि ये थ्योरी आप देख पा रहे हैं, हमारे बुक की ली हुई स्क्रीनशॉट थ्योरी है, बहुत ही सरल शब्दों में और क्लियर कट लिखा हुआ है कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है। एकदम इजी है समझने में। सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शट डाउन तक कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर चालू होने से बंद होने तक सारा जो काम रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अर्थात हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का समूह है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करता है। देखिए कितने सरल शब्दों में लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को चला ही नहीं पाएंगे भाई, पहला सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा उसमें। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, डॉस, ये सब। तो देखिए ये जो है आपको हमारी किताब में मिलने वाला इतने सरल शब्दों में, और ये सारे प्रश्नों को आपको क्या कर देगा, कवर भी कर देगा। सामान्य प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाएंगे, अब एकदम से बोलेंगे पीएचडी लेवल का कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई भी वैसी करनी पड़ेगी जी, है कि नहीं। चलिए, और हमारे सिलेबस है सामान्य कंप्यूटर की जानकारी का ही सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक सभी कार्यों का नियंत्रण, कंट्रोल और निष्पादन करता है, वो क्या है, वही है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। याद करते चलिएगा एक एक चीज। ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं है का मतलब क्या होता है, असत्य है। क्या असत्य है, तो यहां पर एक चीज असत्य है, तीन चीज सत्य है। देखते हैं कौन सा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है हमारे पास तो नहीं होगा, तो हम हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो है असत्य है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये भी सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है में हमारा ए, बी और सी, ए, बी और डी तीनों सत्य है और जो सी है हमारा सत्य नहीं है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं जी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मुख्य रूप से स्टोर होता है कहां पर? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मुख्य रूप से स्टोर होता है रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, सीडी में। तो कहां पर स्टोर होता है? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं, पहला काम होता है उसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक कॉपी कहां जाके स्टोर हो जाती है जी? हार्ड डिस्क में। कहां स्टोर हो जाती है? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर की एक परमानेंट द्वितीयक मेमोरी जिसका नाम है क्या? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है और जी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में। पर जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उठता है और उठ के कहाँ चला जाता है जी? रैम के अंदर में। तो कोई भी रनिंग प्रोग्राम जो होता है वो हमारा कहाँ पर होता है जी? रैम में होता है। कोई भी प्रोग्राम, जब जैसे कि कोई गाना भी है वो हार्ड डिस्क में स्टोर है, अब उसे डबल क्लिक करके जब सुनना चाहोगे तो वो उठ के कहाँ चला जाएगा? रैम में चला जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुख्य रूप से स्टोर होता है कहाँ पर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, पर जब उसे रन करते हैं तो वो कहाँ पर चला जाता है? रैम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर होगा इसका सी। कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर हार्ड डिस्क में स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? स्वैपिंग, बर्निंग, लोडिंग, बूटिंग। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर के प्रारंभ होने की क्रिया कहलाती है बूटिंग। और बूटिंग प्रोसेस क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव में, अभी जो मैंने बताया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उठकर कहां पर आना? रैम में आना। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है? हमारी बूटिंग या कंप्यूटर का प्रारंभ होना कहलाती है। बूटिंग प्रोसेस का इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते साथ रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम में लिखे हुए निर्देश एक्टिवेट होते हैं। रोम के अंदर का पहला प्रोग्राम बायोस, सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चेक करता है कि जितने भी इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ये सिस्टमेटिकली कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे ये क्रिया हो जाती है, इसके बाद दूसरी क्रिया होती है जिसका नाम है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर चालू होने के बाद अपनी स्वयं की जांच कर रहा है, समझिए कि सारी चीजें सिस्टमेटिक है कि नहीं। और ये पोस्ट की क्रिया होती है जैसे ही, इसके बाद जो लोडर होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जो हमारा लोडर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहाँ ले जाता है? रैम में ले जाता है। और जैसे ही वो रैम में ले जाता है हमारा कंप्यूटर जो होता है वो चालू हो जाता है और इस क्रिया को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? लंबे समय से बंद कंप्यूटर को प्रारंभ करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग या गर्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रारंभ होने के बाद रनिंग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्थित होता है? रैम में, रोम में, पड़ोसी कंप्यूटर में, ये बढ़िया ऑप्शन है, बफर में। तो कहां पर स्टोर होता है जी? पड़ोसी के होता है क्या? पड़ोसी कंप्यूटर में होता है क्या? नहीं ना, रैम में, रोम में। अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि परमानेंट जब स्टोर होता है वो तो कहां पर रहेगा? हार्ड डिस्क में। और जब रन हो रहा हो, रनिंग कंप्यूटर में होता है तो वो स्टोर हो जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आएगा, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ जी ये है। उबंटू, कुबंटू, मिनिक्स, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ ये है। तो देखिए इन ऑप्शन से आप याद करते चलिएगा कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है करके, है ना। क्लास का उद्देश्य यही होता है कि हम जब चीज़ों को चर्चा करते हैं ना तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं
और वो कंसेप्ट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं, इसलिए क्लास में ना पूरा बने रहिएगा। तो यहाँ पर विंडोज यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ओपन और MS ऑफिस, ये जो दोनों है ना यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है एंड्रॉइड, iOS और मैक OS, ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल चलाने के लिए हम एंड्रॉइड का प्रयोग करते हैं, iOS का प्रयोग आईफोन को चलाने के लिए करते हैं, और मैक OS जो है वो भी हमारे एप्पल के जो डेस्कटॉप होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पर विंडो जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स और जो लाइनेक्स हैं ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों ही मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टडी में आते हैं, ठीक है। और ये जो उबंटू और मिनिक्स है ये लाइनेक्स कर्नल पर काम करने वाले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर से संबंधित प्रश्न अब हम लेने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर में हम समझेंगे कि यूजर जो होता है, यूजर वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे आता है। यूजर को इंटरेक्ट करना होता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। यूजर को इंटरेक्ट करना होता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। मतलब कि मैं अगर कोई व्यक्ति हूं, मैं यूजर हूं, तो मुझे कोई मूवी देखनी है, कोई गाना सुनना है, तो मुझे इंटरेक्शन करना होगा किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, तो हमारा कौन प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर में कितने लेयर में बटा हुआ है, तो देखिए यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर के साथ। अगर मुझे कोई मूवी देखनी है तो मैं VLC मीडिया प्लेयर के बटन को क्लिक करूंगा, मतलब कि मैं एप्लीकेशन से मेरे को मतलब है, मेरे को हार्डवेयर से मतलब नहीं। मैं एप्लीकेशन को डबल क्लिक करूंगा तब मुझे कोई मूवी दिखेगी। तो यूजर डायरेक्ट जुड़ा होता है किससे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अब क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन हमारा होता है, हार्डवेयर इस एप्लीकेशन के कोड्स को नहीं समझ पाता कि एप्लीकेशन क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये कौन नहीं समझ पाता, हार्डवेयर नहीं समझ पाता। तो क्या किया जाता है, ये एप्लीकेशन को, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हार्डवेयर के भाषा में बदलना है, हार्डवेयर की बातें समझानी है, तो एक सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया जाता है, शेल। ये शेल क्या करता है, कर्नल और एप्लीकेशन के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कर्नल क्या करता है, जो बदले हुए कोड हैं उनको हार्डवेयर के समझने योग्य भाषा में बदलता है। तो अगर कर्नल ना रहे तो हार्डवेयर जो है ना वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएगा। और दूसरा, अगर शेल ना रहे तो ये एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन कर्नल के समझने योग्य भाषा में नहीं बदल पाएगा। तो जो शेल होता है ये एप्लीकेशन और कर्नल के बीच मध्यस्थता का काम करता है, इंटरेक्शन का काम करता है। और शेल और हार्डवेयर के बीच में कर्नल जो होता है वो मध्यस्थता का काम करता है। हार्डवेयर से डायरेक्ट कौन जुड़ा रहता है, कर्नल। हार्डवेयर के समझने योग्य भाषा में कौन बदलता है, इन कोड्स को कर्नल बदलता है, ठीक है। ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये किसका आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। यही से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले एक बार पूछा गया है, जब एक बार पूछा है तो बार बार दोबारा भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आ जाए कि शेल और कर्नल जैसे ही आपके कानों में शब्द सुनाई दे तो आप समझ जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर का भाग है। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों एक सॉफ्टवेयर है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। कर्नल जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और ये लोगों का काम क्या होता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करना किसके किसके बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में। और ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का मुख्य भागों में शामिल है। हार्डवेयर शामिल है कि नहीं है, शेल शामिल है कि नहीं है, कर्नल शामिल है कि नहीं है, यूजर शामिल है कि नहीं है, एप्लीकेशन ये भी शामिल है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी ये आर्किटेक्चर के भाग में शामिल है। ये ऐसा प्रश्न नहीं आया है, एग्जामिनेशन में आगे आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यूजर किस सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यूजर किस सॉफ्टवेयर पर काम करता है। अगर ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में मैं एक सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर डालता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब मैं डालता हूं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालता हूं, मैं इसमें डालता हूं विंडोज डालता हूं। विंडोज डालने के बाद मैं किस पर काम करूंगा, तो जो आइकन्स दिख रहे होंगे उन्हीं आइकन्स के ऊपर मैं काम करूंगा। और ये आइकन्स कौन से होंगे, ये हमारे सॉफ्टवेयर होंगे। कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, तो ये होंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। उत्तर होगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर मुझे पेंटिंग करना है तो पेंट ब्रश दबाऊंगा तो जो पेंट ब्रश होगा वो क्या होगा, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के सब। देखिए मैं ना बहुत ही कम समय में चीज़ों को समझाने की सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो पाए और हमारी थ्योरी भी एक अच्छे से हो पाए हमारी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। किसके किसके बीच बोल रहे हैं, हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, तो कौन सा करेगा, सेल करेगा, कर्नल करेगा, एप्लीकेशन करेगा, यूजर करेगा। अब देखिए यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग है, जो हार्डवेयर सबसे नीचे वाला हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच, तो ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, हमारा करेगा सेल करेगा। क्योंकि जो सेल रहेगा वही एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसको क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करेगा हार्डवेयर के समझने योग्य भाषा में, फिर वो कर्नल तक पहुंचेगा, फिर वो हार्डवेयर तक पहुंचेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सेल हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच मध्यस्थ का काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच मध्यस्थ का काम करता है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर कौन सा आता है आपका, कर्नल, कर्नल के ऊपर आएगा सेल, सेल के ऊपर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूछ रहा है क्या, वह भाग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल इन दोनों के बीच कौन सा आएगा, तो इन दोनों के बीच आ रहा है हमारा सेल। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सेल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर का कौन सा भाग है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, तो यहां पर है यूजर, यहां पर है एप्लीकेशन, यहां पर है सेल, यहां पर है कर्नल, यहां पर है हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा कर्नल करेगा। उत्तर क्या आ जाएगा यहां पर, कर्नल। तो आप बोलोगे तो इसके बीच में शेल भी है, एप्लीकेशन भी है, तो भाई एप्लीकेशन को कन्वर्ट करेगा सेल, भेजेगा कर्नल के पास, तभी तो कर्नल इसको हार्डवेयर के पास पहुंचाएगा। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच जो इंटरेक्शन कराया किसने कराया, कर्नल ने कराया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सीपीयू मॉनिटर जैसे अन्य सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर दोनों ना हो तो हम नहीं चला पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, सबसे पहले तो ये ह्यूमन को इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है समझिए। ठीक है, अब यहां पर एक हमारा होता है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है हमारा कीबोर्ड, एक होता है हमारा माउस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य समझिए। सबसे पहले मैं इसे डेटा का एंट्री करूंगा कि नहीं, कंप्यूटर के अंदर में डेटा एंट्री करूंगा, तो कौन सा डेटा कंप्यूटर के अंदर में कहां पर जाके स्टोर होगा, ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला इसका क्या काम हो गया, क्या मैनेजमेंट इसका पहला काम हो गया, तो ये करेगा स्टोरेज मैनेजमेंट। सबसे पहला काम इसका क्या हो जाएगा, स्टोरेज मैनेजमेंट, या फिर इसे कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब मान लेते हैं इसके अंदर में ये फाइल्स स्टोर हो गई। ठीक है, अब मैं पहले इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, मैंने चारों प्रोग्राम को एक साथ रन कर दिया मैं रन। अब हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ेगा। कौन सा डेटा पहले प्रोसेस होगा, कौन सा डेटा बाद में प्रोसेस होगा, ये भी कौन निर्धारित करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये करेगा हमारा प्रोसेस
प्रोसेस मैनेजमेंट, ये इसका दूसरा काम है। ठीक है, अब डेटा इनपुट होगा, डेटा आउटपुट भी होगा, तो इनपुट लेना और आउटपुट दिखाना ये भी कौन करेगा, हमारा IO मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये भी किसका काम होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब सिस्टम में इसकी सुरक्षा कि कोई बाहरी आक्रमण उसके ऊपर ना हो जाए। आक्रमण मतलब ऐसे नहीं कि तलवार बंदूक लेके सब आके इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये कि इस पर वायरस अटैक ना हो जाए, कोई अनऑथराइज्ड यूजर इस पर ना हमला कर दे, तो उसके लिए यहां पर क्या होता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और सारे फाइल्स को कैसे कैसे कहां कहां जमा के रखना है, तो ये एक हो जाएगा हमारा क्या, फाइल मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से ये 4 काम होते हैं किसके, 4 से 5 काम और भी काम होते हैं बहुत सारे, पर बेसिकली ये 5 काम होते हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्यों में शामिल है प्रोसेस मैनेजमेंट है शामिल, मेमोरी मैनेजमेंट है शामिल, IO मैनेजमेंट है शामिल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी है शामिल, और फाइल मैनेजमेंट भी है शामिल। मतलब कि उपरोक्त सभी इतने सारी चीजों को मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब विंडोज करता है, यूनिक्स करता है, लाइनेक्स करता है, सारे के सारे ये सब काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा को मेमोरी में किसी स्थान पर स्टोर करना, यह कार्य क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, अगला प्रश्न, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर प्रमुख है, एंटीवायरस, लॉकर, पासवर्ड, फायरवॉल। तो हमने कल की क्लास में भी देखा था, इसके पहले की भी क्लास में देखा था कि कंप्यूटर के को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था, फायरवॉल का प्रयोग किया गया था। फायरवॉल प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका एक अपना अलग फायरवॉल होता है। फायरवॉल जितना स्ट्रांग होता है, कंप्यूटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो क्या हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है एंटीवायरस, ये क्या करता है, कंप्यूटर में आए हुए वायरस की खोज करता है और उसे डिलीट करता है। पासवर्ड क्या करता है, कंप्यूटर को ये सुरक्षा प्रदान करता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि बाहरी कोई व्यक्ति उसके अंदर में प्रवेश ना कर सके, जिसके पास पासवर्ड हो वही प्रवेश कर सके। और लॉकर जो होता है ये किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर के संदर्भ में लिखा है कि ताला चाबी वाला लॉकर लिखा है, ये नहीं पता भाई। चलिए, लॉक करते हैं उसको लॉकर बोलते हैं। मतलब किसी फोल्डर या फाइल को आप लॉक कर दोगे ना तो लॉकर कहलाता है। ऐप लॉक भी आपने देखा होगा। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के विषय में क्या सत्य असत्य है, असत्य है। एक जो चीज है असत्य है, 3 तो चीजें जो सत्य है। ऐसी बोला करो, जब पेपर आते हैं तो ऐसी बोला करो कि असत्य है तो एक असत्य है, 3 सत्य है, उन 3 सत्य को खोजो या एक असत्य को खोजो। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट संसाधनों का नियंत्रण करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, हाँ भैया सही है। कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है, हाँ, फायरवॉल और पासवर्ड के माध्यम से बचाता है, तो ये भी हमारा सही है। कंप्यूटर के फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर अलग अलग करके मैनेज करता है, हाँ बिल्कुल मैनेज करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप पीडीएफ डालोगे तो सारे पीडीएफ एक साथ, वीडियो डालोगे तो वीडियो एक साथ, है ना, फोटो डालोगे तो फोटो एक साथ है। मोबाइल में रहता है ना हमारे, एंड्रॉइड ये काम करता है, तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारे काम ये करता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से गणना करता है, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि गणना करने का काम किसका है जी, सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के प्रोग्राम प्रोसेस के समय कंप्यूटर कंपोनेंट्स जैसे मेमोरी और सीपीयू को टाइम स्लाइस देने का काम कौन करता है, तो ये भी कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये मत सोचो कि सर इतना सरल क्वेश्चन को कैसे करा रहे हो, आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितने सारी थ्योरी याद होती जा रही है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के इस विषय से तो आपसे सारी चीजें बनेंगी, उसके वर्क से संबंधित सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो टाइम स्लाइस देने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। टाइम स्लाइस देने का कहने का ये मतलब, अगर मैं 4 प्रोसेस को एक साथ रन करता हूं, 4 प्रोसेस को, मेरे पास 4 प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस को एक साथ रन करता हूं, तो कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा और उसे कितना टाइम अलॉट होगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार से संबंधित प्रश्न। अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार से संबंधित प्रश्न हम लेते हैं।
चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा ए और बी दोनों और मीट सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा कंप्यूटर हमें दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मार्केट में अवेलेबल है, ए और बी दो हमारा उत्तर होगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड इंटरनेट में आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध हो, फ्री में, कोई चार्ज ना पटाना पड़े, फ्री में आपके लिए उपलब्ध हो, वो कहलाएगा क्या? हमारा ओपन सोर्स। ठीक, ओपन सोर्स के सोर्स कोड आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, क्या? सोर्स कोड। कल हमने देखा था सोर्स कोड क्या था। सोर्स कोड हमारा कल की क्लास जो नहीं देखे कल की क्लास देखिएगा, प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगा सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड कोई भी सॉफ्टवेयर कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए जो कोडिंग लिखा जाता है, जो मेन कोड रहता है हमारा प्रोग्राम का, वही क्या कहलाता है? हमारा सोर्स कोड। तो वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड इंटरनेट में मार्केट में फ्री में उपलब्ध है, उसे आप अपने सिस्टम में फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बिना पैसा दिए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में प्राप्त करने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार इसके अंदर के सोर्स कोड को बदल भी सकते हैं। जी, आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ उसमें मैनिपुलेशन करना है तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, किसमें? आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें भी आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, परंतु इसका मालिकाना हक जो रहता है वो किसके पास रहता है? हमारे जो भी कंपनी है जिसने भी आपको सोर्स कोड प्रोवाइड किया उसके पास ही होता है। वहीं पर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए आपको पैसे पटाने पड़ते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन से क्या हैं आगे क्वेश्चन के साथ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर यूजर के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो क्या कहलाएगा? जी, ओपन सोर्स। अगला प्रश्न लेते हैं, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या असत्य है बताना है। एक चीज असत्य है, तीन चीज सत्य है। पहला, यह निःशुल्क उपलब्ध होता है। क्या सत्य है ये? हाँ, ये सत्य है। इनके सोर्स कोड में बदलाव किया जा सकता है, ये फ्री में प्राप्त होता है, हम सिस्टम में लाते हैं, इसके सोर्स कोड में भी बदलाव कर सकते हैं। सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हैं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके सोर्स कोड में बदलाव नहीं किया जा सकता, यही हमारा असत्य है, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि किया जा सकता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिकाना हक कंपनी के पास ही होता है। हाँ बिल्कुल, कंपनी के पास होता है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम थ्योरी के क्वेश्चन के माध्यम से, मैं एक एक क्वेश्चन की थ्योरी भी आपको क्या है यहां पर मैं करवाते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें चलाने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है, साथ ही इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, मोबाइल ऑपरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे हम कहते हैं क्या? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा समूह केवल क्लोज सोर्स ओएस समाहित किए हुए है? अब आए मुद्दे की बात। यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और कौन सा क्लोज सोर्स है। अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ओपन सोर्स के अंदर में आ रहा है, कौन कौन सा क्लोज सोर्स के अंदर में आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है? इनमें से कौन सा समूह केवल क्लोज सोर्स ओएस को समाहित किए हुए। क्लोज सोर्स ओएस मतलब कि जिसको को आपको पैसा पटाना पड़ेगा, जो कमर्शियल है। ठीक है, तो लाइनेक्स, मिनिक्स और जेनिक्स ये हमारा कौन सा है जी? ये हमारा है ओपन सोर्स। ये क्या है हमारा? ओपन है, ओपन सोर्स है। उबंटू, कुबंटू, फेडोरा, ये तीनों के तीनों हमारा क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे ओपन सोर्स है। यहीं से याद करते चलना कौन कौन सा ओपन सोर्स है, ताकि ये याद रहे पेपर में भाई आपको। लाइनेक्स, मिनिक्स, जेनेक्स, उबंटू, कुबंटू, फेडोरा ये हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, अब पूछोगे सर याद करना पड़ेगा क्या? इसको समझ नहीं सकते, इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते, इसको याद ही करना पड़ेगा ना। आपको पता होगा कि ये ओपन सोर्स है, तभी तो पेपर में टिक लगाओगे आप, उसमें समझाने का तो कोई विषय है नहीं यहाँ पर। वहीं पर विंडोज, यूनिक्स और मैक ओएस ये तीनों के तीनों ना, यही हमारा उत्तर होगा। यही हमारा क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पैसा पटाना पड़ता है इनको चलाने के लिए। पहले जो यूनिक्स था पहले ओपन सोर्स हुआ करता था, पर अब ये क्लोज सोर्स हो चुका है। फ्री बीएसडी
ओपेरा BSD लिखा ना, ओपेरा नहीं आएगा जी, ये ओपन है, ये ओपन BSD और सिलेबल, ये तीनों के तीनों भी हमारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों भी हमारे ओपन हैं। तो यहां से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से क्लोज सोर्स में आ रहे हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स में आ रहे हैं। एक नंबर पक्का है जी, आना होगा तो आ जाएगा। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के जो नाम है हमारे किताब में आपको लाइन से दिए हुए हैं, आप इसको आराम से पढ़िएगा और पूरा याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, देखिए बहुत ही सामान्य रूप से थ्योरी लिखी हुई है, बहुत ही सरलता से सारगर्भित रूप से आपको समझ में आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कुबंटू, उबंटू, ये तो जब बंटू वाले जो आएंगे ना आपके दोनों, ठीक है, कुबंटू उबंटू, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ओपन सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा ना बाद में अगर देखना होगा तो। फिर उसके बाद फ्री वाले, जितना भी जो फ्री शब्द के साथ में आपको मिलेगा, जितना भी आपको फ्री शब्द के, फ्री RTOS, ओपन फ्री BDS, ठीक है, और भी है क्या हमारा फ्री वाला, नहीं, ठीक, तो ये फ्री वाले भी आपके क्या रहेंगे, फ्री वाले रहेंगे। फिर जो लिनक्स OS SUSE लिनक्स, ये जो लिनक्स ड्रीम लिनक्स, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिक्स, ये आपका मिनिक्स, ये सब एक्स वाले जो आते हैं ना, यूनिक्स को छोड़ के बाकी सब के सब हमारे क्या हैं, आपका ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अलग से जो नाम आएगा, मेनड्रीवा, डेबियन, ठीक है, उबंटू स्टूडियो, उबंटू तो हो गया है, फेडोरा, ठीक, मैपिस, स्लैकवेयर, ठीक, ये सब सिलेबल, ये सब के सब हमारे ओपन सोर्स हैं। अब क्लोज सोर्स बहुत ही कम है, मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बुक में कुछ हमने समाहित किए हुए हैं। विंडोज, मैक OS, QNX, स्काई OS, प्लाज्मा OS, वैक्स अल्फा OS, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसके लिए क्या करिएगा, इंटरनेट ओपन करिएगा, नेम ऑफ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम और नेम ऑफ ओपन सोर्स, एक बार वहां से भी पढ़ लीजिएगा, कुछ न्यू अपडेट होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, पर ये पूरा अपडेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम बताइए, लाइनेक्स, मिनिक्स, डॉस, विंडोज। अब यहां पर देखिए लाइनेक्स और मिनिक्स है, ये ओपन सोर्स है, ठीक है, और वहीं पर विंडो क्लोज सोर्स है और डॉस भी क्लोज सोर्स है। तो विषम क्या है इसमें, तो इसमें जो लाइनेक्स है ना, मिनिक्स है और विंडोज है, ये GUI पर काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। इसमें काम करते वक्त आपको चीजें आइकन्स के रूप में दिखाई देंगी, परंतु वहीं पर जो डॉस है ये आपका CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। मतलब इसमें जब चीजें आपको लिखनी होंगी तो एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, उसमें आपको कमांड लिखने पड़ेंगे, CD कमांड, MD कमांड, CLS कमांड, इस प्रकार से कमांड लिखेंगे तब डॉस काम करेगा। तो विषम यही है, ठीक है। बाकी 3 GUI है, एक जो है वो हमारा क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब कमांड लाइन वाला है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में शामिल है। अब इनमें से कुछ ओपन सोर्स है, कुछ क्लोज सोर्स है, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, अभी हमने देखा है, उसके आधार पे बनाते हैं। तो देखिए स्काई OS जो है ये पैसा वाला है, ठीक है, प्रोप्राइटरी है। क्या पूछा इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में शामिल है, ओपन सोर्स में शामिल है। ये विंडोज जो है ये भी पैसा वाला है, तो ये भी हमारा ओपन सोर्स नहीं होगा, ठीक है। उबंटू हमारा ओपन सोर्स में है, तो 5वां नंबर हमारा उत्तर में आ जाएगा। रेक्ट OS जो था हमने ये भी पढ़ा था, ये भी हमारा क्या था, ओपन सोर्स में था। तो ऑप्शन देखिए 3 और 5 किसके साथ में है, 3 और 5 इसके साथ में है, और कुछ है ना 1 ये, ठीक है। एलिफ ये भी हमारा क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां से भी आप याद करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है उनके नाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड यूजर से गुप्त रखा जाता है, कमर्शियल में, फ्री OS में, केवल 1 में, केवल 2 में। अच्छा दोनों दिया हुआ है, कमर्शियल OS, फ्री OS, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। गुप्त रखा जाता है किसमें,
कमर्शियल ओएस में मतलब केवल एक उत्तर होगा हमारा बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रकार जिसके सोर्स कोड यूजर के द्वारा नहीं बदले जा सकते वो है हमारा क्या, कमर्शियल ओएस, फ्री ओएस के बदले जा सकते हैं। थ्योरी में देख चुके हैं। आगे, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं? iOS। अब देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आ गया आपका, कौन कौन सा मोबाइल में प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या है, iOS ब्लैकबेरी, दोनों मोबाइल में होता है। पाम ओएस एंड्रॉइड, ये भी मोबाइल में होता है। यूनिक्स और लाइनेक्स, ये जो है हमारा मोबाइल में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। और सिम्बियन और मीगो, ये भी हमारा उपयोग होता है किसमें, मोबाइल में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक ये दोनों उपयोग में होता है, दो ये दोनों उपयोग में होता है, चार ये दो भी, तो एक दो चार, मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहीं से याद कर लें, iOS ब्लैकबेरी, पाम ओएस, एंड्रॉइड, सिम्बियन, मीगो, ठीक है। iOS किसका है जी, iOS किसका है, आईफोन का है ना। ब्लैकबेरी का अलग ही अपना मोबाइल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सिम्बियन किसका है, सिम्बियन है हमारा नोकिया का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी के फोन में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही आसान है, कौन सा, iOS प्रयोग किया जाता है एप्पल के फोन में, ठीक है। वहीं पर एप्पल के ये बोल देंगे कि पीसीज में कौन सा यूज किया जाता है, तो उसके कंप्यूटर में मैक ओएस प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मैकिंटोश। आगे बढ़ते हैं। नोकिया के फोन में प्रयोग किया जाने वाला पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन, विंडोज, बोडा और आपका मीगो, क्या है ना, नहीं, मियामो, ठीक है। उत्तर क्या होगा इसका हमारा, सिम्बियन। सिम्बियन नोकिया के पुराने सिस्टम में प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैमसंग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं है, सिम्बियन, बाइडू, मियामो और बोडा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बोडा। ये सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम था, मोबाइल के लिए बनाया गया था, परंतु अब ये उपयोग में नहीं है, ठीक है। ये कई बार व्यापम के प्रश्नों का ऑप्शन बन चुका है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो इसका नाम है क्या, BOSS, बॉस। याद रखेंगे क्या है, बॉस। ये सीडेक पुणे ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस। उसका पूर्ण नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस। भारत का बनाया हुआ है। किसने बनाया, तो ये बनाया भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम। बॉस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा सीडेक पुणे। इसी सीडेक पुणे ने क्या बनाया है जी, सुपर कंप्यूटर। कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो इसने बनाया है हमारे जो परम की सारी सीरीज है वो बनाई है किसने, सीडेक पुणे ने बनाई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों में शामिल नहीं है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रुथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा उत्तर आ जाएगा क्या, डी, ट्रुथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शामिल नहीं है। बाकी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों के तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे उपयोगिता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है वीडियो। तो यहां तक की जो चर्चा की है हम लोग कहां पर, कि अभी हम वहां पहुंचे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में पढ़ रहे हैं। अब कल की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं इसके आगे आपको और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में आपको जानकारी दूंगा। और MCQ जो है वो अपने आगे करेंगे इसके आगे, ठीक है। आज मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पहला पार्ट है। मेरे जो सारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो वीडियोस के जो आपको पीडीएफ्स हैं ये आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल कहता हूँ मैं, हमारे एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी आपको हमारे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक आप इन क्लासेस को करते चलें, आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी आपकी इसकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर।
आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करिए, अच्छे कमेंट्स हमें क्या है उत्साहवर्धन करते हैं हमारा। आप लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे जो प्रयास है, हमारा जो पहल है कि हम सिस्टमेटिक आपको चीज़ें समझा रहे हैं, वो सब तक पहुंच पाएँ हम लोग। ठीक है कि नहीं? आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।